तो कल के वीडियो में हमने पढ़ा था सबसे पहले कि जैसे संख्या क्या है, उसके बाद में हम लोग पढ़ा था कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, उसके बाद में भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। उसके आगे आज हम लोग को पढ़ना है कि जैसे संख्या होता है पूर्णांक जिसको हम कहते हैं, तो संख्या कितने प्रकार का होता है, तो उसमें भी एक और आता है धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या, और एक होता है, दोनों साथ साथ समझेंगे तो ज़्यादा आसानी होगा, एक होता है ऋणात्मक संख्या। इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। धनात्मक संख्या को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। तो ये नाम से ही जाहिर होता है कि जैसे धनात्मक यानी पॉजिटिव इंटीजर और ये ऋणात्मक इंटीजर यानी निगेटिव इंटीजर। इसका मतलब हो गया कि जैसे कोई भी धनात्मक संख्या लिख दीजिए, या 3 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 5 + 5 लिख दीजिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है तो ये धनात्मक नहीं है, क्योंकि केवल 3 है तो इसके आगे प्लस छिपा हुआ रहता है। ये सब आप लोग जानते हैं, ये सब बेसिक जानकारियाँ हो गई। इसको प्लस लिख सकते हैं, इसमें और भी बहुत सारा संख्या हो जाएगा, इनफाइनाइट तक इसको भी हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद में जैसे होता है ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक क्या हुआ, जैसे धनात्मक हो गया +3, तो इसी का माइनस अगर आगे लगा दें तो ये हो गया आपका ऋणात्मक संख्या। माइनस लगा दें सब में, ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों टर्मों को मिलाकर एक और आपको आता है योज्य प्रतिलोम, जो कि मुख्य रूप से 8वां में पढ़ना था। हम इसलिए बता दे रहे हैं कि आपको मान लीजिए बाद में चलकर अगर कोई पूछे कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है, तो आप ये नहीं कहे कि हाथ खड़ा कर दे कि हमको मालूम ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है। तो एक होता है योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम होता क्या है, जैसे एक धनात्मक संख्या हो गया +3 हो गया जैसे, और उसके अलावा एक ऋणात्मक संख्या -3। तो इन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि जोड़ रहे हैं, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 0 आ जाता है। ठीक है, आप जोड़िएगा तो 0 आ जाएगा, क्योंकि अगर इसको देखिए तो 3 और प्लस माइनस माइनस जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं को जोड़ने पर अगर 0 आ जाता है तो एक संख्या दूसरे संख्या का योज्य प्रतिलोम कहा जाता है। जैसे अगर पूछा जाए कि 3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो -3 हो जाएगा। यही हो गया आपको योज्य प्रतिलोम। एक छोटा सा टर्म है, इसको हम केवल बता दे रहे हैं, रिकॉल कर दे रहे हैं। ये हो गया आपका, ये तो आप लोग अब देखिए, इसको हम लोग आप आसानी से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, तो उसमें भी बहुत लोगों को मालूम होगा, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि शुरू से जो भी टर्म है उस सबको हम लेकर साथ चले। अब जैसे एक होता है संख्या का, जैसे माइनस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, ये सब में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, इसलिए इसको भी हम लोग क्लियर करते चले। अब अगर मान लीजिए यहाँ प्लस है और गुना कर रहे हैं माइनस से, तो ये सब आप लोग जानते हैं, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। प्लस और माइनस, तो माइनस होता है। ये सब आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे शुरू से, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सबको बताना हम जरूरी समझ रहे हैं। उसके बाद में अगर माइनस माइनस हो तो ये प्लस हो जाता है, ये भी आप लोग जानते होंगे। उसके अलावा अब जैसे होता है प्लस प्लस हो गया, तो प्लस प्लस तो सब कोई जानते हैं, प्लस प्लस, तो ये प्लस नहीं हो जाएगा। और उसके अलावा माइनस माइनस अगर हो जाए
तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप आसानी से समझ जाइएगा कि यहाँ अगर प्लस है और माइनस है यानी अलग चिन्ह है तो ये माइनस हो जाएगा, अगर सेम चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा। जैसे ये दोनों सेम है, प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर प्लस कर लीजिए, माइनस प्लस तो ये माइनस हो जाता है। ठीक है, तो विपरीत चिन्ह रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और दोनों अगर सेम चिन्ह रहेगा गुना में तो ये दोनों प्लस हो जाता है। इसको भी आप आसानी से समझ गए होंगे, सब कोई पढ़ते आ रहे हैं। अब अगला टर्म है संख्या रेखा। संख्या रेखा, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या होगा? तो बेसिकली नाम से ही मालूम हो जा रहा है कि नंबर लाइन यानी किसी भी संख्या को अगर किसी लाइन पर हम दर्शाते हैं तो नंबर लाइन हो गया। अब जैसे मान लीजिए कोई एक लाइन हो गया, ठीक है, और इसमें बीच में हम मान लेते हैं 0 0। ठीक है, इसके अगर 0 के दाहिने तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव संख्या होता है। इसको हम लोग बांट सकते हैं खंड बाई खंड। ये और आगे की ओर बढ़ सकता है, जितना आप चाहिए बढ़ा सकते हैं, इधर भी आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। बेसिकली इसको तो आप ग्राफ पेपर पर सेटिंग करें, बनाया तो अच्छा रहता है, लेकिन हम लोग बोर्ड पर जो बताना है तो बता सकते हैं आसानी से। और ये देखा जाता है इसमें मेन कि जो एक लाइन से दूसरे, एक खंड से दूसरे खंड के जो बीच में दूरी होता है वो बराबर होना चाहिए, बराबर होता है। यहाँ पर बोर्ड है तो इसमें तो उतना ऐसे देखना नहीं जा सकता है, लेकिन ये दोनों बीच की दूरी सेम होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 1 यूनिट होना चाहिए। अब cm mm कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ इधर दाहिने साइड में जो है प्लस होता है, पॉजिटिव। इधर बाएं साइड में जाइएगा 0 के तो -1 हो जाएगा। अब इसमें अगर कोई कहे कि आपको कोई संख्या दर्शाना है, जैसे मान लीजिए 4 को दर्शाना है, 4 इस नंबर लाइन पे कहाँ जाएगा, तो 4 यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 4 यहाँ पर है, यानी यहाँ पर आपको 4 हो जाएगा बस। उसके अलावा अगर कोई कहे कि माइनस में कोई संख्या दिखाना है, तो माइनस में यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, -3। इस पॉइंट को हम लोग कह देंगे -3। इसको बोला जाता है मूल बिंदु 0। इसको यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से दाहिने जाइएगा तो पॉजिटिव संख्या, बाएं आइएगा तो नेगेटिव संख्या। और एक चीज़ को ध्यान रखना है कि जो दूरी है सबके बीच के वो सेम होना चाहिए, दाहिने साइड में भी बाएं साइड में भी, दोनों सबके बीच की दूरी 1 यूनिट होनी चाहिए। अब यूनिट कोई भी हो सकता है, यूनिट में जैसे हो गया cm, उसके अलावा मीटर भी हो सकता है, लेकिन मीटर इस पर आएगा नहीं तो हम लोग जनरली cm लेकर चल सकते हैं। अब अगला टर्म है भिन्न। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। अब अगला टर्म है हम लोग का भिन्न, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। तो भिन्न क्या है, ये हुआ सवाल। तो भिन्न अगर किसी संख्या a हो गया मान लीजिए, उसमें अगर भाग देते हैं, भाग यानी इस को हम लोग बोलते हैं बट्टा, 20 से अगर भाग देते हैं तो जो संख्या ये प्राप्त हुआ, ये वाला जो संख्या प्राप्त हुआ, इसी को बोलते हैं भिन्न। ठीक है, अब भिन्न में ऊपर वाले को अंश बोला जाता है, ये आप लोग सब लोग जानते होंगे। इस नीचे वाले को बोला जाता है हर। ठीक है, अब ये जानकारी हो गई आपको, अंश ये हो गया, ये हर हो गया। अब भिन्न में कोई भी 3/4 लिख लीजिए, माइनस लिख लीजिए, प्लस लिख लीजिए, 5/6 कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं भिन्न में, क्योंकि 0 के नीचे अगर बटा 1 लिख दे तो कोई इसमें थी नहीं है, तो इसलिए 0 भी आपको भिन्न में आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई 3 लिख दिया तो ये भी भिन्न हो गया, इसमें केवल बटा 1 कर लीजिए, ये भी आपका भिन्न हो गया। तो ये भी आसान सा टॉपिक है भिन्न। और भिन्न के बाद आगे का जो टर्म है ये आपको अब चैप्टर से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है,
अब आगे वाला आता है टर्म परिमेय संख्या। ठीक है, अब हम लोग का अगला टर्म है परिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। और परिमेय संख्या है क्या, पहले ये हम लोग जानेंगे। तो परिमेय संख्या यानी वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो आपको हो गया परिमेय संख्या। जैसे अब p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, पहले डिफिनेशन लिख लीजिए। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है। ठीक है, शर्त क्या है कि जो q है वो बराबर नहीं होना चाहिए शून्य के, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। अब यहाँ पर q जो है बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते होंगे, चाहे पढ़े होंगे, जो q है, मैं यहाँ पर q यानी 0 है, 0 से किसी भी संख्या में भाग दिया जाएगा तो भाग नहीं लगता है, वो अपरिभाषित होता है। तो इसलिए यहाँ पर q जो है शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इससे परिमेय संख्या का उदाहरण क्या हो गया? तो परिमेय संख्या का उदाहरण 3/4, 2/3, 4/1, कुछ भी लिखिए। लेकिन जहाँ अगर आप लिख दे रहे हैं 3/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में, दुनिया के किसी भी संख्या में भाग दीजिए तो नहीं लगता है। तो इसलिए यहाँ पर जो 3/0 हो जाएगा, ये आपको परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब एक और सवाल आता है यहाँ पर, एक ऑब्जेक्टिव सवाल आता है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? आपके टेक्स्ट बुक में भी शायद ये सवाल है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो आप सब आराम से कह दीजिएगा कि हाँ है। क्यों? क्योंकि /1 लिख सकते हैं। अब 1 में 0 से भाग दीजिएगा तो आपको अलग हम करके दिखा देते हैं, तो 0 मर्तबे में चल जाएगा, यानी कट जाता है, ये फिर 0 आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि 0 भी क्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी ये यहाँ पर ये p हो जाएगा और ये आपको q हो जाएगा। तो आप आसानी से आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या है क्या, जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर q जो है नीचे वाला जो है, और इसको हर बोला जाता है, वो 0 नहीं होना चाहिए। बस हो गया। उसके आगे आता है एक और टर्म। अब अगला टर्म है हम लोग का समतुल्य परिमेय संख्या। अब कहिएगा कि ये आप क्यों बता रहे हैं, तो ये जो है आपको चैप्टर में जब जाइएगा तो अगर ये आप समझ के जाइएगा तो आपको आसानी होगा, और अगर नहीं समझ के जाइएगा तो समतुल्य परिमेय संख्या आपको बुझाई भी नहीं करेगा। तो फिर आप परिमेय, अगर जहाँ देखिए इसका उपयोग जो होगा, जहाँ आप कहेंगे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालिए, तो वहाँ पर ये टर्म यूज होगा। तो समतुल्य परिमेय संख्या, मान लीजिए कोई परिमेय संख्या हो गया 2/3, कोई भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई अथी नहीं है। अब इसका होगा कि समतुल्य परिमेय संख्या क्या है। यहाँ पर देखिए नाम से पहले मिलाइए, समतुल्य मतलब उसी के समान हो। उसको अगर हम कटा दे बाद में तो फिर वही संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे 2/3 है, अब इसमें अगर अंश में भी 2/2 से गुना कर दे और हर में भी 2 से गुना कर दे, यानी 2/2 से गुना कर दे, तो ये आ जाएगा कितना, 4/6। यानी अब फिर इसको चाहिएगा तो इसको कटाइएगा तो 2 दूना 4 और 2 3 6, फिर 2/3 आ जाएगा। तो यानी 2/3 के अगर समतुल्य परिमेय संख्या कोई निकालने को बोला जाए तो इसमें 2/2 से गुना कर सकते हैं या कोई और भी संख्या से गुना कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2/3 है और इसमें अगर 4/4 से गुना कर दें, फिर ये वही संख्या आ जाता है। वही नाम से पहले ही बता दिया कि समतुल्य, यानी उसी के समान फिर आ जाएगा। 2 चौका 8 हो जाएगा और 3 चौका 12, फिर इसको कराइएगा तो सेम संख्या आ जाएगा। तो यही होता है समतुल्य परिमेय संख्या, यानी ऐसा भिन्न जो कि उस भिन्न से अलग हो, लेकिन फिर उसको जब कटा दिया जाए फिर वही मूल्य संख्या प्राप्त हो जाए, वही होता है आपको समतुल्य परिमेय संख्या। हमको लगता है कि आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। अब जो है यहाँ से अब हम सीखेंगे कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे मतलब दर्शाते हैं। कोई परिमेय संख्या हो गया, मान लीजिए 3/5 हो गया, इसको अगर परिमेय, इसको हम संख्या रेखा पर यानी नंबर लाइन को अगर दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे। तो हमने बताया था कि सबसे पहले एक बीच में हम कोई बिंदु मैंने इंडिकेट कर देंगे, उसका नाम रख देंगे, मैंने उसका नाम अगर नामकरण करें तो वो रख सकते हैं, और इसका 0 यहाँ पर मान लीजिए। ठीक है, इसके आगे अब जैसे देखिए, अब इसमें 3/5 है तो ये धनात्मक है, इसको भी आप जानते हैं।
अगर माइनस लगा दीजिए तो ऋणात्मक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर धनात्मक है। अब इसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाए, यही हमको लोग को पढ़ना है। देखिए अब अगर हर ज़्यादा है यहाँ पर, देखिए तो इस परिमेय संख्या का हर ज़्यादा है तो इसमें आपको दर्शाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जहाँ हर कम हो जाएगा अंश से तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसलिए पहले हम जो हल्का होता है यानी इजी है उसको हम पहले बताएंगे। 3/5 है तो देखिए इसको 0 के बाद इसको दाहिने साइड में दर्शाएंगे, क्यों? क्योंकि ये धनात्मक संख्या है। अब इसके आगे 5 भाग में इसको बांट देंगे, इस लाइन को 1 2 3 4 5 लगभग बराबर दूरी है सबका, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर 5 से इसमें 3 में भाग देंगे तो पूरे तो कटेगा नहीं, लेकिन अगर दशमलव अंक निकालेंगे तो 0.6 होगा, ठीक है। तो 0.6 जो है, अब देखेंगे कि 0 और 1 के बीच में आता है कि नहीं, तो आता है 0.6 यानी 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है। अब जो है 3/5 है तो 5 भाग में हम बांट दिए हैं तो ये 1/का काम हो जाएगा, यानी 5 अंश में बांटे हैं तो इसका प्रत्येक खंड जो है 1 अंश में हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अगर हमको दर्शाना हो तो यहाँ पर हम 1/5 को दर्शा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 है, इसको अगर हम चाहें तो 5/5 भी लिख सकते हैं और कटाएंगे तो फिर 1 ही आ जाएगा। तो अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि 0 के बाद जो पहला ये टर्म हो जाएगा तो 1/5 हो जाएगा, इसके बाद 2/5, ये 3/5, 4/5 और ये 5/5। अब इसमें हम लोग को दर्शाना क्या है, तो 3/5 तो 1/5 यहाँ हो गया, 2/5 यहाँ हो जाएगा और ये जो हमारा टर्म होगा यहाँ पर हो जाएगा 3/5। तो ये बहुत ही ईजी है, इसको आप समझ गए होंगे। क्योंकि अगर देखिए यहाँ पर अगर हर ज़्यादा है, पहले भी हम बता चुके हैं कि हर ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है उसको उतना खंड में हम बांट सकते हैं। अब इसी में अगर ऋणात्मक ले लिया जाए तो इसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं, यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा और इधर 5 टर्म में आप बांट सकते हैं और यहाँ पर जो है फिर यहाँ पर -3/5 हो जाएगा। तो हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि शून्य के दाहिने साइड में धनात्मक संख्या हो जाएगी और शून्य के बाएं साइड में ऋणात्मक संख्या। तो सेम उसी तरह यहाँ पर 3/5 गया है तो -1/5 -2/5 और यहाँ पर -3/5 हो जाएगा। तो ये आप आसानी से आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से अगला टर्म जो होता है वो हो गया कि 3/5, इसको तो आसानी से आप बना लिए, लेकिन वहीं अगर आपको से कोई पूछ दे कि नहीं ये तो अंश इसका ज़्यादा था, अंश इसका कम था, तो ये आपने आसानी से कर दिया। लेकिन अगर किसी का अंश जो है ज़्यादा हो हर से, जैसे मान लीजिए 3/5 था अब 5/3 हो, तो क्या कीजिएगा। अब यहाँ पर तो आप इसको 3 भाग में बांट दीजिएगा। अगर जिस तरह से हमने पहले बताया था उस तरह अगर बांटिएगा तो 3 टर्म में तो बांट दीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 टर्म में बांट दिए। लेकिन अब इसमें 3 बार जब बांट दिए तो इसमें 5 तो आएगा नहीं, 5 खंड तो होगा नहीं, इसमें तो केवल 3 खंड होगा। तो इसको कैसे अधिक करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको वही भाग देना होगा कि भाग देने के बाद इसका कितना आता है, लगभग मान आप निकाल सकते हैं। तो देखिए 3 से भाग दीजिएगा तो 3 एकम 3 1 बार में जाएगा और 2 शेष आएगा, दशमलव हो जाएगा। 3 एकम 3 3 दूनी, उसके बाद में 2 आ जाएगा, 2 के बाद 1 शून्य हो जाएगा 20, 3 छक 18 2 20। अब इसके बाद 1.6666 करते करते आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो इसके लिए अब जो है यहाँ पर शून्य जो माने हैं ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर शून्य हम नहीं मानेंगे। अब यहाँ पर जो है मेन पॉइंट में इसको हम लोग मान लेंगे 1, ठीक है। अब जो देखिएगा ये 1.66 जो आया है, देखिएगा तो 1 और 2 के बीच में है ये संख्या जो हो जाएगा। अब 1 और 2 के बीच में है, तब 1 और 2 के बीच में है और पॉजिटिव संख्या है, धनात्मक संख्या है। अब इसको जो है 1 और 2 के बीच में अगर इस तरह दशमलव में बांटा जाए, इसको अगर 6 को हम निगलेक्ट कर दें, हटा दें, तो 1.6 हो जा रहा है। इसका मतलब है हो गया कि 1 से 2 के बीच में 1.1 आएगा, 1.2 1.3 1.4 करके इस तरह देखा जाए तो 10 को संख्या आ जाएगा। अब इसको जो है हम थोड़ा सा और इधर बाएं की ओर लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग को अब इसको 10 भागों में बांटना होगा।
क्यों? क्योंकि अभी बताया है कि 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 करके 1.9 के बाद तब 2.0 जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 2 लिख लीजिए और यहाँ पर जो है 1 लिख लीजिए। अब उसके आगे इसको 10 भाग में बांटिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भाग में हो गया आपका। अब जो है जैसे अब यहाँ पर वो 1 से 2 के बीच में है, तो यहाँ पर 1.1 आ जाएगा आपका, 1.2 आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा, इस तरह 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 2.0। अब यहाँ पर 1.6 को दर्शाना है, तो 1.6 है कहाँ आखिर? तो 1 2 3 4 5 6, यानी आपका ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा 1.6, यानी 1.6। तो यही हो गया संख्या रेखा। अब इससे भी आगे अगर कोई कहे कि नहीं इससे भी आगे हमको दिखाना है, तो इससे भी आगे आप दिखा सकते हैं। अब कोई भी संख्या हो आप दिखा सकते हैं आसानी से, समझ गए होंगे। अब जैसे कि इसी को अगर माइनस में कर दिया जाए तो ये 1 और 0 के पहले आ जाएगा, ठीक है। जैसे माइनस यहाँ लगा देते हैं तो ये संख्या जो है 1 से अब छोटा हो जाएगा और 0 से भी छोटा हो जाएगा। तो ये जो संख्या है अब 0 और 1 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। इसको हम बाएं साइड में अब कोई एक निगेटिव संख्या को आपको हम दर्शा कर बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या हो गया -1/4, ये कोई संख्या हो गया। अब इसको अगर आप देखिएगा तो ये आपको जो आएगा ये संख्या -1 और -2 के बीच में आएगा, ठीक है। यहाँ पर निगेटिव संख्या है, तो पहले हम लोग इसको ये नहीं कहेंगे कि कहाँ आएगा, पहले हम कोई नहीं जानते हैं कि कहाँ आएगा, पहले इसको भाग दें और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किन किन 2 संख्याओं के बीच में आएगा। अब इसको भाग दीजिएगा तो आप आसानी से भाग दे सकते हैं 0.25, ठीक है। ये संख्या आपको आ गया, ये निगेटिव होगा। अब इससे क्या आपको होता है कि ये संख्या जो है अब 0 और -1 के बीच में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोई लाइन ले लेंगे, संख्या लेकर लेंगे, यहाँ पर आप 0 मान लीजिए, इधर भी आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग बेसिकली माइनस वाला संख्या को दर्शाना है, ठीक है। तो निगेटिव संख्या तो 0 के बाएं साइड में आएगा। हम पहले ही बता चुके हैं कि धनात्मक संख्या होगा 0 के दाहिने साइड जाता है और निगेटिव संख्या 0 के बाएं साइड में जाएगा। और ये जो अब संख्या है -0.25, ये 0 और 1 के बीच में आ जाएगा, -1 के बीच में आएगा, ठीक है। ये संख्या जो है 0 से भी कम है। आप जानते होंगे कि जिस संख्या में माइनस लगा दिया जाता है वो संख्या 0 से भी छोटा हो जाता है। तो ये 0 से छोटा हो जाएगा, लेकिन -1 से बड़ा है, यानी -1 से बड़ा है। अब कोई आपसे पूछे कि -3 बड़ा या -4 बड़ा, और मान लीजिए ब्रैकेट लेकर हम अधिक पूछ ले कि -3 बड़ा या -4 बड़ा, तो बचपन में हम लोग नहीं जानते थे कि माइनस प्लस होता क्या है। तो हम लोग क्या करते थे कि 4 बड़ा है तो 4 बड़ा हो जाता था, लेकिन नहीं, अब हम लोग समझदार हो चुके हैं। तो ये माइनस यहाँ पर दिया है, तो माइनस में जितना कम संख्या रहता है वो बड़ा होता है, तो ये -3 बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे ये माइनस में है तो 0 से भी छोटा हो जाता है, जो संख्या माइनस में होता है वो 0 से भी छोटा हो जाता है और 1 के बीच में आएगा। अब ये आसानी से समझ गए होंगे। और यहाँ पर जो हर है आप देख सकते हैं आसानी से, हर जो है बड़ा है, तो हम बताए थे कि हर अगर बड़ा हो तो उतना भाग में बांट लीजिए, तो ये आसानी से बढ़ जाएगा, आपका 4 भाग में बढ़ जाएगा। और 4 भाग में जब बढ़ जाएगा तो यानी ये 4/4 हो जाएगा, माइनस में होगा। माइनस में क्या होगा, क्योंकि ये 0 के बाएं साइड में है, और 4/4 को कटाइएगा तो -1 हो जाएगा। तो फिर वही हम जो बताए थे कि 0 और -1 के बीच में आएगा। अब जो है हम लोग को 1/4 दर्शाना है, तो ये करने से हमको, इसको हम भाग देने से हम लोग को क्या फ़ायदा हो रहा है, ये फ़ायदा हो जा रहा है कि ये जो संख्या है किन 2 संख्याओं के बीच में आएगा, ये हम लोग को पता हो जा रहा है आसानी से। अब जो है हम लोग बांट लिए हैं। अब जैसे निगेटिव बाएं साइड में है तो यहाँ से 4 भाग में बांटे हैं, तो ये हो जाएगा 4/4 है तो ये 3/4 हो जाएगा, ये 2/4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/4। अब देखिए 2/4 है यानी ये आधा हो जाएगा, तो देखिएगा तो
इस लाइन यहाँ से 0 से यहाँ ये मिडिल पॉइंट हो जाएगा, इस दोनों रंग इस संख्या रेखा के मिडिल पॉइंट हो जाएगा, यानी इधर से इधर का पार्ट जो है आधा है, इधर का पार्ट आधा है, तो ये 2/4 हो गया। और ये जो है 1/4 यानी 1/4 है, तो ये आपको यहाँ पर हो जाएगा। तो संख्या रेखा में अगर आपको कोई कहे कि -1/4 को दर्शाने का, तो यहाँ पर आप आसानी से आप दर्शा सकते हैं कि ये संख्या जो है इसको पहले भाग दे दीजिए, तो इससे आपको मालूम हो जाएगा कि 0 और 1 के बीच -1 के बीच में है। अब इतना आप समझ गए। उसके बाद में आप दर्शाना, तो इसको 4 भाग में बांट लीजिएगा और यहाँ पर -1/4 आ जाएगा। ये आप आसानी से दर्शा सकते हैं। अब यहाँ से जो है जो आप बताएंगे, अब आपको चैप्टर से सीधा सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर से बताने से पहले हम चाहते हैं कि आपको पहले से ही बता दें कि आप जब चैप्टर में जाइएगा तो उसमें सोचने की बात नहीं रहेगा, आप आसानी से बता दीजिएगा। अब जो अगला टर्म है वो है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। इसका सवाल जो है आपको चैप्टर में भी देखने को मिलेगा। ऐसा सवाल 2 परिमेय संख्याओं के बीच, अब यहाँ पर कोई भी कितनी भी संख्या निकालने को दे सकता है। 3 संख्या ज्ञात कीजिए, 4 संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम बेसिकली आपको 3 संख्या ज्ञात करने को भी बता रहे हैं। चैप्टर में आपको 5 संख्या भी ज्ञात करने को दे सकता है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच इस तरह का सवाल रहेगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें से हम लोग कुछ विधियों पर नजर डालते हैं। जैसे पहला विधि होता है कि मान लीजिए कोई 2 संख्या है, तो उसमें पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2, ये 2 परिमेय संख्याओं के बीच फार्मूला के द्वारा अगर कहे तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या ज्ञात करने। ठीक है, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2, ये आपको फार्मूला हो गया। अब जैसे इस फार्मूला पर कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो एक हम ज्ञात करके दिखा देते हैं आपको, आसानी से आप समझ जाइएगा। जैसे कोई भिन्न परिमेय संख्या हो गया 1/3 और एक हो गया 1/4। अब आपको चैप्टर में सवाल कैसे रहेगा कि 1/3 और 1/4 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो यही आपका सवाल हो गया, ये फार्मूला हो गया। आप इसको याद कर लीजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको जैसे अब फार्मूला क्या लिखवाए थे कि पहली संख्या, पहली मान लीजिए यहाँ पर लिखेंगे आप पहली परिमेय संख्या, ठीक है। अब हम लिखवाए थे फार्मूला की पहली संख्या बटा दूसरी संख्या बटा 2, यानी पहली संख्या कितना है 1/3, दूसरी संख्या कितना है 1/4 बटा 2। ठीक है, अब इससे जो हमको जो रिजल्ट निकलेगा वो पहली परिमेय संख्या हो जाएगा इन दोनों संख्याओं के बीच में। ठीक है, तो अब जो है इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 12, 4, 3 बटा 2। अब इसके बटा 1 कर सकते हैं आप, हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर कहीं नीचे कोई संख्या नहीं दिया हो तो बटा 1 मान सकते हैं उसको। अब कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 7/12 और ये हो जाएगा 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7/24। जो पहली परिमेय संख्या हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 7/24। अब जो है पहली निकालनी है, अब यहाँ से अब दूसरी परिमेय संख्या लिख लेंगे। तो दूसरी परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, अब जो है इसको फिर हम मिटा देते हैं। अब जो रिजल्ट आया है उसको आपको दिमाग में रखना है कि कितना आया है। तो 7/24 हम लोग का मान लीजिए कि क्या हुआ, रिजल्ट पहला रिजल्ट आया। अब दूसरी परिमेय संख्या निकालना है, तो दूसरी परिमेय संख्या हम लिखेंगे, दूसरी परिमेय संख्या। अब देखिए, अब दूसरी परिमेय संख्या में क्या था कि पहली संख्या बटा दूसरी संख्या बटा 2, फिर वही फार्मूला। तो हम लोग आया है
कितना 7/24 आया, तो 7/24 को हम पहली संख्या मान लेते हैं, और दूसरी संख्या यहाँ पर किसको मान लें 1/3, यानी 1/3 को मान लेते हैं, फिर /2। ठीक है, अब पहली परिमेय संख्या आया है 7/24, तो इसको हम बगल में इधर लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग का जो आंसर आएगा उसमें एक ये भी आपका आंसर ही है। तो ये पहली परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, 7/24। अब इसको फिर हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो 24 3 का लघुत्तम निकालिएगा तो आसानी से निकल जाएगा, 24 आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, फिर ये 2/1। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा 15/24 गुना 2/1 है, तो फिर बदल जाएगा तो 1/2, यानी अब दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 24 दूना 48, यानी 15/48। अब दूसरी संख्या भी आपका निकल गया, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 15/48। तो ये सिंपल है, पुट द वैल्यू एंड गेट रिजल्ट। ये इसका मतलब है कि आप मान रखिए और आसानी से आप निकाल लीजिएगा। फिर तीसरी संख्या अगर मान लीजिए निकालना है, तो फिर इसको अब याद रखना होगा कि 15/48 आया है। और फिर यहाँ पर तीसरी परिमेय संख्या निकालना है, तो लिख लीजिए तीसरा परिमेय संख्या। अब हम लोग आया है 15/48, यानी पहली संख्या यहाँ पर हो जाएगा 15/48 प्लस फिर 1/3 जोड़ देंगे, दूसरी संख्या यहाँ पर हो जाएगा, ये 1/4 भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं। इसका जो है आंसर अगर चाहिए कि मैच कर ले, तो इसका आंसर मैच नहीं करता है, क्योंकि आप ये इसका बहुत सारी विधियाँ हैं, बहुत सारे तरीके हैं बनाने का। तो आपको कोई भी आंसर आए तो सही है, बशर्ते आपका जो प्रोसेस होना चाहिए, नियम होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। ठीक है, तो फिर तीसरी संख्या के लिए वहीं पहली संख्या बटा प्लस दूसरी संख्या और /2, फिर आगे इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, फिर हम लोग का तीसरा संख्या जो है वो आसानी से निकल जाएगा। फिर इसका अब जैसे निकालेंगे एलसीएम, 3 और 48 से एलसीएम कितना आ जाएगा, फिर इसका 48 एलसीएम आ जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 12, 16, 16 के 48, फिर यहाँ पर 16 आ जाएगा, और यहाँ पर 2/1 फिर वही इसी तरह। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब 2 आपस में हो तो यहाँ पर बराबर कहाँ देंगे। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पर कि यहीं पर बराबर दे देंगे, लेकिन जी नहीं, यहाँ पर आप बराबर दीजिएगा तो बहुत सारे आपको टीचर ऐसे भी मिलेंगे जो आपको मार भी सकते हैं इसके लिए, क्योंकि ये आप यहाँ पर बराबर दे रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि मेन आपका जो प्रोसेस है ये है 15 और 16 का जोड़ना है, लेकिन वही नहीं, आपको तो यहाँ बराबर देना चाहिए। यहाँ जब बराबर दीजिएगा तो इसका मतलब ये है कि आप पूरे को आप क्रिया कर रहे हैं। अगर यहाँ बराबर दे दिए तो आपका मतलब बराबर देने का मतलब क्या होगा कि वहाँ से आपका क्या क्रिया कर रहे हैं, तो इसमें आप तो जोड़ रहे नहीं रहे हैं, यहाँ पर तो पूरा इसको आपको जोड़ना भी है और भाग भी देना है, तो बराबर यहाँ दीजिए तो वो बेहतर है। ठीक है, अब एक बार जैसे बट्टा हो तो यहाँ पर बराबर दीजिएगा चलेगा, लेकिन यहाँ पर 2 बट्टे हैं एक साथ है, तो आपको बीच में बराबर देना होगा। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इसको आप अगर दम नहीं जानिएगा तो वही नंबर कहाँ कट जाता है, यही सब में कट जाता है। आप कहिएगा कि हम पूरा लिखे हैं तब भी नंबर हमारा कम आया, तो मैथ में एक है कि राइटिंग से नंबर नहीं कटता है, ये आप लोग जान लीजिए कि राइटिंग से मैथ में नंबर नहीं कटता है, तो किसी तरह लिख सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत सारे टीचर देखते हैं। अब बराबर देने का भी बहुत सारा तरीका है, कितना लोग बराबर इस तरह देता है, लेकिन ये कौन बराबर है, कितना लोग जल्दी जल्दी में बराबर देता है, लेकिन ये नहीं, ये बराबर गलती है। बराबर का मतलब हो गया कि ये जो चिन्ह है उसके सीधा समानांतर होना चाहिए, उतना ही दूर होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप लंबाई लेकर इंची टेप से नापिए, वो इतना ही नहीं है, लेकिन अप्रॉक्स जो है आपको बराबर देना है, समानांतर होना चाहिए और बराबर लंबाई का होना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद जो है अब 15 और 16 जोड़िएगा तो 31 हो जाएगा, 31/48। ठीक है, और 2/1 फिर यहाँ पर बदल जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। और फिर जो है आपका इसका अति कितना आएगा, तो 31 से कम 31 और 48 से 2 बार गुना कर दीजिएगा, तो 8 दूना 16, 4 दूना 8 1 9, यानी 96 आ जाएगा, तो 31/96। अब जो है यहाँ पर 31/96 आपका तीसरा नंबर आ गया। ठीक है, तो अब तीनों को ज्ञात कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर अब लिखिएगा, जब आंसर लिखना हो तो आपको आंसर ये नहीं है कि एक संख्या हो गया, तो आपका तीनों आंसर हो गया। अब लिखने का तरीका कैसे है, अब लिखिएगा बाद में, अंततः जब इस पूरा प्रोसेस करने के बाद लिखिएगा कि अब मैंने अंततः 1/3 और 1/4 के बीच
3 परिमेय संख्या। अब 3 परिमेय संख्या का क्या क्या आया है? तो 7/24, 15/48 और एक हो गया 31/96। अब ये नहीं है कि आपका आंसर जो है इतना ही है, आपका आंसर अलग भी आ सकता है, क्योंकि हम पहला संख्या यहाँ पर जो माने हैं 1/3 माने हैं, तो आपको पहली संख्या में चाहे दूसरी संख्या में कोई भी स्पेस से मान सकते हैं, लेकिन अब दूसरी संख्या जब निकाला जाइएगा तो उसमें एक संख्या ये शामिल होना चाहिए। ठीक है, अब हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब जो है जैसे यहाँ से पहला नियम हम बता दिए, अब इसका हम आपको कम से कम 3 नियम जरूर बताएंगे कि आप 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला नियम आज बता दिए, कल हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे तो दूसरा नियम, तीसरा नियम ही हम बताएंगे। अब जो है यहाँ से इसी तरह विधिवत हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को अपना कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है शेयर कीजिए। ठीक है, ओके।